विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का जो हमारा पेपर है, इस पेपर का हम एक एक शब्द का निचोड़ पढ़ेंगे, पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे, हर एक शब्द को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो हम सॉल्व ना करें। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा पिछले साल का पेपर है जो बोर्ड में आया था 2025 का। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो कमेंट में यस सर लिखिए और दोस्तों के पास वीडियो शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। नोट में दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फिर दूसरा है निर्देश में दिया, देखिए क्या कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उसके बाद है आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्र के द्वारा कीजिए, यानी जहां पर आवश्यक वहां पे चित्र भी बनाइए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब देखिए हमारा क्या बहुविकल्पीय प्रश्न, तो हमारा 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आता है बायोलॉजी में, जहां से आपको 4 नंबर मिलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे देखिए सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का वाला क्वेश्चन है आदित्य बीजी के भ्रूणपोष हैं। पहला ऑप्शन है आगुणित, दूसरा ऑप्शन है द्विगुणित, तीसरा ऑप्शन है त्रिगुणित और चौथा ऑप्शन है चौगुणित। तो देखिए आदित्य बीजी के जो भ्रूणपोष होते हैं वो त्रिगुणित होते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है खवाला की मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप अनुपात होता है। तो देखिए मेंडल के एकल संकर जो क्रॉस उसमें मटर के लंबे और बौने पौधे का जो फिनोटाइप होता है वो 3:1 का होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 से पहला सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए गा वाला क्वेश्चन हमारा है। यहाँ पे देखिए टाइफाइड में रोगजनक का नाम है। ए ऑप्शन है क्या है एसके, क्या है यहाँ पे देखिए क्या है, ए ऑप्शन हमारा है एस्केरिस, दूसरा ऑप्शन है साल्मोनेला, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, चौथा ऑप्शन अमीबा। तो टाइफाइड का जो रोगजनक होता है वो साल्मोनेला टाइफी होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। घ वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है। मरुस्थलीय पौधे का कौन सा लक्षण नहीं है। पहला ऑप्शन है पत्ती की सतह पर मोटी उप त्वचा होती है, तो मरुस्थलीय पौधे में होता है, तो ये नहीं सही होगा। रंध्र गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं, ये भी इसकी विशेषता है। पत्तियों का कार्य तना करने लगता है, ये भी इसकी विशेषता है। पत्तियों में रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। तो देखिए ये मरुस्थलीय पौधे का लक्षण नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जहां से आपको मिलेगा 4 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा आएगा अति लघु। दूसरे का वाला क्वेश्चन हमारा देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैव विविधता के क्षति के 2 कारण लिखिए। तो देखिए जैव विविधता की क्षति के 2 कारण कौन कौन से हैं। एक हो गया आवासीय क्षति, यानी कि जैसे कि जंगलों की कटाई हो रही है, इससे क्या है देखिए जानवरों के आवास उजड़ रहे हैं, ये भी क्या है जैव विविधता की क्षति का क्या है कारण है। फिर है अतिदोहन। अतिदोहन क्या होता है, देखिए मनुष्य अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे कि लकड़ी पूरा करने के लिए जंगल कटाई कर रहा है, खेती करने के लिए जंगल कटाई कर रहा है, और जमीनी फैक्ट्री बनवाने के लिए जंगल को सफवा रहा है। तो इस प्रकार से क्या है अतिदोहन कर रहा है, किसका, जैव विविधता का। तो जैव विविधता की क्षति की ये 2 कारण आपको लिख देना है, एक आवासीय क्षति लिख देना और दूसरा अतिदोहन। आपका यहाँ से 1 नंबर हो जाएगा कन्फर्म। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा है कि मानव में ट्राइसोमिक यानी कि त्रिसूत्रता और मोनोसोमिक यानी कि एकल सूत्रता स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो देखिए ट्राइसोमी मतलब कि इसमें एक गुणसूत्र और जुड़ रहा है, त्रिसूत्रा होगी तो यहाँ पे देखिए एक गुणसूत्र अधिक बन जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें देखिए जो ट्राइसोमिक होता है इसमें क्या होता है, इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे डाउन सिंड्रोम रोग होता है। तो ट्राइसोमिक में आपको त्रिसूत्रा में आपको क्या लिखना है, इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। मोनोसोमिक में देखिए क्या होता है, एकल सूत्रता, इसमें एक गुणसूत्र घट जाता है। सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है, अगर एक गुणसूत्र घट जाता है तो मोनोसोमिक हो जाता है, यानी कि 46 गुणसूत्र बचता है कितना, 46 गुणसूत्र। तो उसमें क्या होता है, उसमें टर्नर सिंड्रोम रोग होता है। कौन सा रोग, टर्नर सिंड्रोम। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, इसका 47 इसका 46। ट्राइसोमिक से क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, और फिर मोनोसोमिक से टर्नर सिंड्रोम होता है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिख देना है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है हमारा, आगे हमारा गा वाला क्वेश्चन है
कि दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। तो देखिए दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है, वो है क्या होता है, देखिए जो क्या है, जो दूध से दही का निर्माण करता है वो क्या होता है, हमें उस जीवाणु का नाम बताना है। तो वो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, जो दूध को दही में बदलता है। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। आपको उसका नाम लिख के मैं दिखा दे रहा हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए कौन सा जीवाणु होता है, यहाँ पे देखिए वो होता है लैक्टोबैसिलस। आपको उसका नाम देखिए कैसे लिखना होता है, उसका नाम होता है इस प्रकार से, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये होता है जीवाणु जो क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित करता है। कौन सा जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस। इस प्रकार देखिए इसका नाम लिखा जाएगा लैक्टोबैसिलस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम लिखिए। तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कौन है, वो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन है, देखिए आपको लिख देना है डॉक्टर एम एस या स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। ये क्या है, भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है जीवाणु कोशिका में केंद्रक किस प्रकार का पाया जाता है। तो देखिए जीवाणु कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें जो केंद्रक होता है उसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो ये क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक प्रकार का केंद्रक होता है। तो आपको इसमें लिख देना है कि इसमें जो होता है जीवाणु कोशिका में बिना झिल्ली वाला है, बिना केंद्रक झिल्ली वाला प्रोकैरियोटिक जो है केंद्रक पाया जाता है। कौन सा केंद्रक, प्रोकैरियोटिक वाला। इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। तो इस प्रकार से आपको 5 नंबर यहां से आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा जो है लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार का प्रश्न, यहाँ पे हर प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं। तुक्का वाला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। जो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उसके हमें 2 जीव का नाम लिखना है। तो देखिए कौन कौन से हो गए एक जीव, एक हो गया राइजोबियम और एक हो गया एजोटोबैक्टर। ये 2 जो जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो क्या करते हैं, डीएनए स्थिरीकरण करते हैं, क्या सॉरी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। कौन कौन से, राइजोबियम और फिर एजोटोबैक्टर। आप लिख लीजिए कहीं पर, राइजोबियम और एजोटोबैक्टर जो होते हैं ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर खा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो देखिए क्या है खा वाले का पहला क्वेश्चन, डीएनए के विशिष्ट स्थान पर काटने वाले एंजाइम और 2 डीएनए खंडों को जोड़ने वाले एंजाइम का नाम लिखें। यानी कि डीएनए को काटने वाले और जोड़ने वाले दोनों एंजाइम का हमें नाम लिखना है। पहले लिखना है डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटने वाले एंजाइम का नाम। तो देखिए जो डीएनए को काटता है वो कौन सा एंजाइम होता है, वो होता है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। आप कहीं पे लिख भी सकते हैं कि डीएनए को काटता है जो विशिष्ट स्थान पर, वो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है, और जो डीएनए खंडों को जोड़ता है वो लाइगेज एंजाइम होता है। उसके बाद देखिए आपका बहुविकल्प में भी पूछ सकता है, आपके 4 बहुविकल्प आएंगे बायोलॉजी में। तो इसका जो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका वीडियो मैं आपको कल सुबह दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में होंगे, आपका 4 नंबर से कन्फर्म हो जाएगा। मैं बस आपको 20 क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से आपका 4 आएगा। गा वाला क्वेश्चन है अनिषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए अनिषेक जनित फल क्या होता है, जो जिस फल का निर्माण क्या होता है बिना निषेचन के, जिस फल का निर्माण बिना निषेचन से अंडाशय ही फल में बदल जाता है, बिना निषेचन के अंडाशय ही फल में परिवर्तित हो जाता है, वो अनिषेक जनित फल होता है। अनिषेक देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अनिकेश क्या है, अनिषेक जन, यानी कि उसमें निषेचन नहीं होता, अनिषेकित यानी कि यहाँ पे यदि क्या है अनिषेक जनित, यानी अनिषेक जनित जिसमें निषेचन ना हो। तो जिसमें निषेचन नहीं होता और अंडाशय फल बन जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है, वो होता है अनिषेक जनित फल। इसका उदाहरण हो जाएगा देखिए केला हो गया, अंगूर हो गया, ये सब क्या है अनिषेक जनित फल हैं। उसके बाद देखिए उदाहरण इसका आपको एक लिखा, हमने आपको 2 बता दिया। फिर है अनुलेखन क्या है। देखिए अनुलेखन क्या होता है, आनुवंशिक सूचना को डीएनए से आरएनए में स्थानांतरित करता है, जो वो अनुलेखन होता है। अनुलेखन क्या है, अनुलेखन देखिए आनुवंशिक सूचना को डीएनए से आरएनए में स्थानांतरित करना ही अनुलेखन कहलाता है।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी एक यौन संचालित रोग का नाम लिखिए तथा उसके रोकथाम के उपाय का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। इसको आपको लिख लेना है। देखिए यौन संचालित रोग आपको बता दे रहा हूं, कह रहा है कि किसी एक यौन संचालित रोग का नाम बताइए। तो बहुत से जैसे कि ल्यूकोरिया हो गया और फिर एड्स हो गया। तो एड्स ज्यादा प्रचलित है तो आप एड्स का लिख दीजिएगा। एड्स जो है ये यौन संचालित रोग है। अब है इसकी रोकथाम के उपाय संक्षिप्त में बताइए। तो देखिए इसका रोकथाम क्या है, यानी यौन संबंध बनाते समय क्या है, सुरक्षित संबंध बनाए, यानी कि प्रोटेक्शन का यूज करें, कंडोम का यूज करें। और फिर देखिए क्या है, और अगर किसी विदेशी लोग के साथ संबंध ना बनाएं जिससे आप जान पहचान जिससे आपकी ना हो। और देखिए जिस व्यक्ति को रोग हो एड्स रोग, उसका ब्लड क्या करें, अपने ऊपर कभी न चढ़वाएं। तो ये सभी रोकथाम के उपाय हो गए। उसके बाद देखिए आगे हमारा क्या है, आगे देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार का प्रश्न। तो यहाँ पे आपके हर प्रश्न 3-3 नंबर के हैं। देखिए हर प्रश्न यहाँ पे जो है आपके 3-3 नंबर के हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा। तो मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लिख के बताऊंगा तो अभी इसी वीडियो में। तो देखिए चौथे का वाला क्वेश्चन है कि लाइकेन एवं माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खा वाला है मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में बताइए। फिर है बीज क्या है, किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। फिर है प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर भी टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे मैं चौथे में 4 क्वेश्चन दिए हैं। उसके बाद देखिए 5वें में भी हमें 4 क्वेश्चन दिए हैं। तो इन 8 क्वेश्चनों का आंसर हम अभी बताएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 5वें का वाला क्वेश्चन है, ये भी 3-3 नंबर का है कि भ्रूण कोश क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया तथा कार्य बताइए। फिर है जलीय पौधे अपने वातावरण में अनुकूलित हैं, उदाहरण तथा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। फिर हम मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। फिर है क्या, देखिए यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो ये हमारे 8 क्वेश्चन हो गए भाई। हम इन 8 क्वेश्चनों का आंसर समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा 5 का क्वेश्चन। तो देखिए अभी आप देख चुके हैं कि ये सभी क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम पिछले साल आए थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखकर पढ़िएगा। तो देखिए 5वें का वाला क्वेश्चन है कि लाइकेन एवं माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, लाइकेन और माइकोराइजा पर टिप्पणी। तो देखिए पहले हमारा हेडिंग है लाइकेन। तो देखिए लाइकेन क्या होता है, लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संघ है। इसमें शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है और कवक उसे सुरक्षा व जल प्रदान करता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक मापे जाते हैं। जो लाइकेन होता है, लाइकेन से क्या होता है, वायु प्रदूषण के सूचक मापे जाते हैं, वायु प्रदूषण मापा जाता है। तो इस प्रकार से आपको लाइकेन पर जो है टिप्पणी लिखना है। उसके बाद ये क्या है, माइकोराइजा। तो देखिए माइकोराइजा क्या होता है, देखिए माइकोराइजा जो है यह कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध है। कवक जड़ों की जल एवं खनिज लवणों के अवशोषण की क्षमता बढ़ाता है, जबकि पौधा कवक को भोजन देता है। इस प्रकार से आपको माइकोराइजा पर टिप्पणी लिखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, खा वाला क्वेश्चन हमारा है मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए मधुमक्खी पालन शहद और मोम प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों का वैज्ञानिक ढंग से पालन किया जाता है। देखिए जो मधुमक्खी पालन क्या होता है, इसमें शहद और मोम बनाने के लिए, प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी को वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है। इसमें देखिए शहद, मोम, रायल, जेली आदि उत्पाद प्राप्त होते हैं। यह कृषि में परागण बढ़ाकर उत्पादन भी बढ़ाता है तथा रोजगार का अच्छा साधन है। तो इस प्रकार से आपको इतना लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से भी आपके 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गा वाला क्वेश्चन है बीज क्या है, किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। तो देखिए बीज परिपक्व अंडाशय से बनने वाली संरचना है जिसमें भ्रूण होता है और जो नए पौधे को जन्म देता है। बीज की संरचना देखिए सेम के बीज से हम समझते हैं इसकी संरचना। नंबर 1 है बीज आवरण। तो देखिए बाहरी आवरण जो कि सुरक्षा प्रदान करता है। फिर है बीज पत्र जो कि भोजन को संग्रहित करता नहीं, इकट्ठा करता है। फिर है भ्रूण। देखिए
भ्रूण क्या होता है? इससे नया पौधा बनता है जिसमें मूलांकुर और प्रांकुर चोल होते हैं। इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है घ वाला क्वेश्चन, प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए, निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर भी टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है प्रतिरक्षण का सिद्धांत। प्रतिरक्षण शरीर की वह क्षमता है जिससे वह रोगजनकों के विरुद्ध रक्षा करता है। जब शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो शरीर एंटीबॉडी बनाता है जो रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। जो हमें इंजेक्शन लगता है वो क्या करता है? प्रतिरक्षण वही शरीर में जाता है, लोग इंजेक्ट करते हैं तो वही शरीर में एंटीबॉडी बनाता है, जिससे क्या होता है? एंटीबॉडी जो होता है रोग से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। आगे देखिए क्या है निष्क्रिय प्रतिरक्षण। तो देखिए इसमें तैयार एंटीबॉडी शरीर को बाहर से दी जाती है, जैसे कि मां के दूध से शिशु को या इंजेक्शन द्वारा। यह तुरंत सुरक्षा देता है परंतु अल्पकालिक यानी कम समय के लिए होता है। तो इस प्रकार से देखिए हमारे पांचवें क्वेश्चन में हमें 4 क्वेश्चन दिए गए थे, जहां से ये चारों क्वेश्चनों का आंसर हो गया। सभी क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के हैं। उसके बाद देखिए अब हम 6वें वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए 6वें का वाला क्वेश्चन हमारा क्या था, यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन आपका 3-3 नंबर का है। तो का वाला क्वेश्चन है भ्रूण कोश क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया तथा कार्य बताइए। तो उत्तर देखिए भ्रूण कोश बीज में पाया जाने वाला पोषक ऊतक है जो भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। अब देखिए इसकी विकास की प्रक्रिया, भ्रूण कोश के विकास की प्रक्रिया, द्विगुणित निषेचन के समय एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक यानी कि 2 ध्रुवीय नाभिक से मिलकर त्रिगुणित यानी कि 3n भ्रूणपोष नाभिक बनाता है। यही नाभिक बार बार विभाजित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। अब देखिए भ्रूणपोष के कार्य, देखिए भ्रूणपोष के कार्य क्या है? भ्रूण को पोषण प्रदान करना, अंकुरण के समय ऊर्जा देना और बीज में अपना संचय करना, जैसे कि गेहूं और मक्का में। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जलीय पौधे अपने वातावरण में अनुकूलित हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए जलीय पौधों में जल में रहने के लिए विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं। देखिए हमें पॉइंट में लिखना होगा, जैसे कि नंबर 1 है जड़ें छोटी या अविकसित होती, जैसे कि जलकुंभी की जड़ें, ये सब जल में रहते हैं पौधे। तना स्पंजी व हल्का होता है जिससे तैरने में सहायता मिलती है। पत्तियों पर मोमी परत होते हैं जो क्या है? जैसे कि कमल में देखिए वो मोमी परत यानी कि उसमें पानी रखो पानी तुरंत नीचे जाता है। तैरने वाली पत्तियों में रंध्र ऊपर की सतह पर पाए जाते हैं। 5वां है वायु कोश ऊतक विकसित होते हैं, जैसे कि कमल, जलकुंभी और हाइड्रा, ये उदाहरण हो गए जलीय पौधे के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है मानव इंसुलिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इंसुलिन अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन्स है। यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आजकल मानव इंसुलिन जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार किया जा रहा है। इतना आपको इस पर टिप्पणी लिखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि सेट्रेक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए सेट्रेक्शन एंडोन्यूक्लियस वे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं। इन्हें आणविक कैंची भी कहा जाता है। इसका उदाहरण देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए इसका उदाहरण इको R1 और फिर क्या है HIND3। तो ये इसके 2 उदाहरण हैं। का वाला क्वेश्चन हमारा है मेंडल के प्रभाविता का नियम का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खा वाला है निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हमें 3 दिए हैं, तीनों से 2 पर टिप्पणी लिखना है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर को हम समझेंगे। आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत, परजीविता, असंग जनन, तीनों में से आपको 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। गा वाला क्वेश्चन है कि किण्वित पेय पदार्थ क्या है, उदाहरण सहित इसका वर्णन कीजिए। फिर घा वाला है क्लोनिंग संवाहक क्या है, क्लोनिंग संवाहकों की विशेषताओं की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो हमारे 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चनों को हम आज वीडियो समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि हमारा पेपर अब कल ही है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या। 6वें का वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर आंसर को समझेंगे। क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रभाविता का नियम का वर्णन कीजिए। मेंडल के प्रभाविता के नियम का वर्णन करना है।
देखिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। देखिए मेंडल के प्रभाविता नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध होमो होमोसाइगन यानी कि माता पिता का संकरण किया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होते हैं जिसे प्रभाविता का लक्षण या प्रभाविता का नियम कहते हैं। दूसरा लक्षण दब जाता है जिसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसका एक और आप समझ लीजिए, इसका देखिए एक और परिभाषा देखिए, प्रभाविता का नियम के अनुसार यानी कि प्रभाविता के नियम के अनुसार जब दो विपरीत जोड़ी मटर के पौधों के बीच में संकर कराया जाता है, मान लीजिए कि दो विपरीत जोड़ी हम मटर के पौधों के संकर कराते हैं तो क्या होता है इसमें देखिए जो लक्षण हमें दिखाई देता है वो प्रभावी होता है, जो छिप जाता है वो अप्रभावी होता है। इस प्रकार से आपको प्रभाविता का नियम लिख देना है। उसके बाद देखिए इसका उदाहरण समझते हैं मटर के पौधे से। तो देखिए उदाहरण देखिए, मटर के पौधे में लंबाई कैपिटल टी लंबा और स्मॉल टी बौना का संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होते हैं। यहाँ लंबा पौधा जो है लक्षण प्रभावी है और बौना लक्षण है अप्रभावी, यानी बौना पौधा जो है दिख रहा है लक्षण और फिर सॉरी लंबा पौधा दिख रहा है वो प्रभावी हो गया और बौनापन उसका छिप गया वो अप्रभावी हो गया। तो इस प्रकार से आपको प्रभाविता का नियम लिखना, उदाहरण देना है, आपको पूरे 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। कितने नंबर? 3 नंबर आपको पूरे यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद देखिए हमारा खा वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला देखिए क्या, आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत। देखिए कैसे इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। देखिए आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत बताता है कि आनुवांशिक सूचना का प्रवाह डीएनए से आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन की दिशा में होता है। नहीं, पहले डीएनए से आरएनए में होता है फिर आरएनए से प्रोटीन में होता है। आगे देखिए डीएनए से आरएनए बनता है जो कि क्या होता है प्रतिलेखन और आरएनए से प्रोटीन बनता है जो कि अनुवादन। यही प्रक्रिया जीवों में लक्षणों की अभिव्यक्ति का आधार है। उसके बाद देखिए क्या है परजीविता। तो देखिए हमें 2 पर पूछा था, हमने तीनों पर आपको टिप्पणी बता दिया है। तो देखिए दूसरा है परजीविता, इस पर हमें टिप्पणी लिखना है। तो परजीविता वह संबंध है जिसमें एक जीव परजीवी यानी दूसरे जीव पर निर्भर होकर उससे भोजन और आश्रय प्राप्त करता है, उसे हानि पहुंचाता है। जैसे कि देखिए जो यहाँ पे छिपकली है वो कीड़े मकोड़ों को खाती है और फिर देखिए छिपकली को सांप खा लेता है, सांप को मोर खा लेता है, मोर को कौन सा मोर को देखिए चीता खा लेता है। इसी प्रकार देखिए सभी एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे कि सांप मेघे पे निर्भर है, मेघा कीटों पर निर्भर है तो कीटों को मेघा खाता है, मेघों को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है। इसी प्रकार सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो होता है परजीविता। उदाहरण के देखिए क्या है टेओवर्म यानी कि फीता क्रीम यानी मनुष्य की आंत में रहता है। ये जो फीता क्रीम होता है मनुष्य की आंत में रहता है। उसके बाद देखिए तीसरा जो हमारा है टिप्पणी लिखने के लिए असंग जनन। तो देखिए असंग जनन पर आपको टिप्पणी कैसे लिखना है। असंग जनन वह प्रजनन है जिसमें केवल एक जनक से संतान उत्पन्न होती है और युग्मकों का संलयन नहीं होता। उदाहरण के लिए अमीबा में द्विखंडन और ईस्ट में कली बनना। ये जो होता है क्या होता है असंग जनन। देखिए क्या होता है इसमें क्या होता है संलयन दो लोगों का मिलना नहीं होता, केवल एक ही जनक से संतान उत्पन्न हो जाती है। इसमें केवल पिता से ही जो होती है संतान उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, इन सब में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है किण्वित पेय पदार्थ क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर किण्वित पेय पदार्थ वे पेय पदार्थ हैं जो शर्करा के सूक्ष्म जैसे कि ईस्ट द्वारा किण्वन से बनते हैं। इस प्रक्रिया में शर्करा से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उदाहरण के लिए बियर, वाइन, ताड़ी आदि। किण्वन प्रक्रिया में ईस्ट ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। इतना आपको इसका आंसर लिखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्लोनिंग संवाहक क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए क्लोनिंग संवाहक वह डीएनए अणु है जिसका उपयोग विदेशी जीन को कोशिका में प्रवेश कराने और उसकी प्रतिलिपि बनाने के लिए किया जाता है। जो क्लोनिंग संवाहक है वह डीएनए अणु है जिसका उपयोग विदेशी जीन को कोशिका में प्रवेश कराने और उसकी प्रतिलिपि बनाने के लिए किया जाता है। इसका देखिए उदाहरण
सॉरी इसकी कुछ विशेषताएं देखिए पहले। तो नंबर 1 है इसमें प्रतिकृति उद्गम होता है, इसमें चयन सूचक होता है, इसमें प्रतिबंध एंजाइम स्थल होते हैं, और यह जो होता है मेजबान कोशिका में रहता है। उदाहरण के लिए प्लाज्मिड, क्या है प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड। पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन, लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं? इसको किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। यह क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है। अथवा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए। दोनों में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, जहां से आपको 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, 8वां क्वेश्चन है कि डीएनए के अर्ध संरक्षित प्रतिकृतियन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा जनसंख्या विस्फोट एवं इसके नियंत्रण पर निबंध लिखिए। तो दोनों में से आपको यहाँ पर भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, यहाँ से भी आपका 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न अनुकूलताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। इस प्रकार से हमें 6 क्वेश्चन दे जाएंगे, 6 में से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, जहां से आपको मिलेंगे 15 नंबर। तो आइए हम इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको बताते हैं, जो अथवा के दिया है उसको भी, और जो देखिए जैसे कि हमें यहाँ पे अथवा के दिया, दोनों में से आपको बोर्ड में एक करना होगा, लेकिन हम आज की वीडियो में आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट में रहेगा, ये वीडियो को शेयर करते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा है, लिंग संलग्न वंशागति क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए आपको इसका आंसर कैसे लिखना होगा, ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है, लिंग संलग्न वंशागति वह वंशागति है जिसमें कोई लक्षण उन जीनों द्वारा नियंत्रित होता है जो लिंग गुणसूत्र एक्स वाई पर स्थित होते हैं, इनके द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। प्रायः ऐसे जीन एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, इसलिए इनका प्रभाव स्त्री यानी कि एक्स एक्स और पुरुष एक्स वाई में अलग अलग दिखाई देता है। उसके बाद देखिए आगे आपको लिखना है, पुरुषों में केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है, इसलिए यदि उस पर कोई दोषयुक्त जीन हो तो वह सीधे प्रकट हो जाता है, जबकि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं यानी एक्स एक्स होते हैं, इसलिए एक दोषयुक्त जीन दूसरे समान जीन द्वारा दब जाता है। यानी स्त्रियों में कोई दोष होता है तो वो दब जाता है, प्रकट नहीं होता, लेकिन पुरुषों में वो दिख जाता है। तो देखिए इसका उदाहरण क्या है, देखिए उदाहरण हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक यक्ष लिंक्ड अप्रभावी रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। यदि माता वाहक यानी माता को रोग है तो अगर पिता सामान्य हो तो पुत्र में रोग होने की संभावना अधिक रहती है, पुत्री में कम रहती है। यह रोग प्रायः पुरुषों में अधिक पाया जाता है, जो हीमोफीलिया होता है पुरुषों में ज्यादातर पाया जाता है। अब देखिए इसका निष्कर्ष आपको लास्ट में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के हर उत्तर में आपको निष्कर्ष लिख देना है। देखिए जैसे कि लिंग संलग्न वंशागति में लक्षणों का संचरण लिंग गुणसूत्रों के माध्यम से होता है और इसका प्रभाव स्त्री व पुरुष में भिन्न भिन्न होता है। इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आपको यहां से 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अथवा करके हमें दिया है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर हमें निबंध लिखना है। तो देखिए आपको छोटा निबंध लिखना है, हिंदी की तरह बड़ा नहीं लिखना है। सूक्ष्म जीव अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, अत्यंत छोटे जीव होते हैं जो मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 1 देखिए चिकित्सा क्षेत्र में, देखिए चिकित्सा क्षेत्र में क्या भूमिका निभाते हैं, एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन का निर्माण, वैक्सीन टीके बनवाने में उपयोग और इंसुलिन का उत्पादन। उसके बाद देखिए कृषि के क्षेत्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि राइजोबियम जीवाणु जैव उर्वरक के रूप में। उसके बाद क्या है, खाद्य उद्योग में दही, पनीर, ब्रेड, इडली आदि बनाने में किण्वन की प्रक्रिया होती है, इसमें भी सूक्ष्मजीव उपयोगी होते हैं। फिर है पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन और सीवेज शोधन में सूक्ष्मजीव की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। लास्ट में आपको लिखना है निष्कर्ष। देखिए सूक्ष्मजीव मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, ये चिकित्सा, कृषि, खाद्य उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इतना आपको लिखना है इन क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, डीएनए के अर्ध संरक्षित प्रतिकृति विधि का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रतिकृति, देखिए
क्या होता है, डीएनए की अर्धसंरचित प्रकृति में प्रत्येक नई डीएनए अणु में एक पुरानी मूल श्रृंखला नई श्रृंखला जैसी होती है। उसके बाद देखिए, इस सिद्धांत को मेल्सनस क्या है, इस सिद्धांत को मेल्सन और स्टाल द्वारा प्रयोग सिद्ध किया गया है। इसकी प्रक्रिया देखिए, नंबर 1 है अनजिपिंग। तो देखिए डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं हेलिकेज एंजाइम द्वारा अलग होती हैं। दूसरा है पूरक आधार युग्म। तो देखिए प्रत्येक पुरानी श्रृंखला नए न्यूक्लियोटाइड्स को आकर्षित करती है, जैसे कि ए के समान टी और जी के समान सी। तीसरा हेडिंग है नई श्रृंखला का निर्माण। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नई श्रृंखला बनाती है। अब देखिए परिणाम इसका क्या है। परिणाम में आपको लिखना है कि अंत में 2 डीएनए अणु बनते हैं, प्रत्येक में एक पुरानी और एक नई श्रृंखला होती है। निष्कर्ष में आपको लिखना है इसी कारण इसे अर्धसंरचित प्रतिकृति कहा जाता है। तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन का आंसर याद ना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अथवा करके दिया है कि जनसंख्या विस्फोट एवं उसका नियंत्रण बताइए। तो देखिए जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब ही है जनसंख्या की बहुत तेज वृद्धि। तो देखिए कारण क्या है जनसंख्या वृद्धि का, जन्म दर अधिक होना और मृत्यु दर कम होना, चिकित्सा सुविधा में सुधार होना। जैसे कि देखिए जन्म अधिक हो रहा है, लोगों की मृत्यु कम हो रही है। इसके किसके कारण, चिकित्सा सुविधा। आजकल देखिए हर मरीज की हर बीमारी की दवा आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिससे क्या होती है जो मृत्यु कम होती है। उसके बाद दुष्परिणाम, इसके देखिए दुष्परिणाम क्या है। देखिए जनसंख्या विस्फोट के जो दुष्परिणाम है, देखिए जनसंख्या अधिक है, इसकी वजह से बेरोजगारी है, संसाधनों की कमी है, प्रदूषण बढ़ रहा है और फिर गरीबी है। उसके बाद देखिए इसके नियंत्रण के उपाय क्या आप कर सकते हैं। देखिए परिवार नियोजन, शिक्षा का प्रसार, विवाह की आयु बढ़ाना और जागरूकता कार्यक्रम। उसके बाद देखिए इसका निष्कर्ष आपको लिखना है जनसंख्या नियंत्रण से ही देश का संतुलन विकास संभव है। अब देखिए हमारा प्रश्न संख्या 9 क्या है, कह रहा है द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। तो उत्तर देखिए द्विसंकर क्रॉस वह संकरण है जिसमें 2 लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण देखिए मटर के पौधे के बीज का रंग यानी पीला चाहे हरा हो और आकार चिकना चाहे झुर्रीदार होता है। जैसे कि पीला और हरा क्या होता है, देखिए पीला हरे में क्या होता है, वायु पर क्या होता है, जो पीला होता है वो हरे पर क्या होता है प्रभावी होता है। जैसे कि पीला और हरे के बीच में संकरण कराएंगे तो पीला दिखाई देगा, हरा छिप जाएगा। तो यहाँ पे प्रभावी पीला है, हरा क्या है अप्रभावी है। चिकना और झुर्रीदार पर क्या है, जो चिकना है झुर्रीदार पर प्रभावी होता है। अगर हम चिकने मटर के दाने और झुर्रीदार मटर के दाने वाले पौधे के बीच संकरण कराएंगे तो जो चिकना होगा वो दिखाई देगा और जो झुर्रीदार होगा छिप जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, तो हमें पीढ़ी 1 में क्या मिलेगा। देखिए तो पीढ़ी 1 में हमारा बनेगा डबल कैपिटल वाई डबल कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आई। इसमें अगर हम इसका नियंत्रण कराएंगे तो हमारा देखिए जो गैमेट बनेगा वाई आर और वाई आर बनेगा, यानी कि लंबा और बौना। तो देखिए यह फोन पीढ़ी में हमारे क्या होंगे, देखिए सभी पौधे क्या होंगे, देखिए पीले और चिकने रंग के होंगे। और यह 2 पीढ़ी में देखिए 9:3:3:1 का अनुपात में मिलेगा, यानी कि 9 पौधे जो होंगे पीले चिकने होंगे, 3 पौधे झुर्रीदार होंगे, पीले झुर्रीदार, 3 पौधे हरे चिकने होंगे और पहला एक पौधा क्या होगा हरा झुर्रीदार निकलेगा। ये F2 में हमारे जो होंगे अनुपात होंगे। यह अनुपात मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम को सिद्ध करता है, स्वतंत्र अभिवन के नियम को सिद्ध करता है। अब देखिए अथवा करके हमें क्वेश्चन और दिया हुआ है, अनुकूलन क्या है उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए अनुकूलन वह विशेषता है जो जीव को अपने पर्यावरण में जीवित रहने में सहायता करती है। इसका उदाहरण देखिए नंबर 1 है जैसे ऊंट। जैसे ऊंट जो है रेगिस्तान में रहने है तो उसकी लंबी टांगे है और कुबर निकला हुआ है। इससे क्या होता है, इसे रेगिस्तान में रहने से कोई दिक्कत नहीं होती। फिर मछली है नहीं, मछली जल में रहने है तो उसे पंख लगे और गलफड़े लगे हुए हैं जिससे वो सांस लेती है। उसका देखिए क्या है तीसरा, ध्रुवीय भालू ठंड से बचने हेतु तो इनकी चमड़ी मोटी बनी हुई है। तो इस प्रकार से वो क्या है उनका शरीर उसी अनुसार में क्या है जहां पे रह रहे हैं वातावरण में ढला हुआ है। अब देखिए इसका निष्कर्ष आपको लिखना है, जो अनुकूलन जीवों को पर्यावरण के अनुसार ढालने में सहायता देता है। जो अनुकूलन होता है क्या करता है, जीव को पर्यावरण के अनुसार रहने में सहायता देता है, उसी अनुसार में ढाल देता है। आगे देखिए
दोस्तों इस प्रकार से देखिए हमारे 6 क्वेश्चन पूरे हो गए। 6 में से आपको 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन लिखना होता है, जहां से आपको मिलता है 15 नंबर।